हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस देवघर में। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो है नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग लेक्चर्स देखे हैं, अगर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट का लेक्चर छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम लोग जो फर्स्ट वीडियो किए थे उस वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ रिकग्नाइज करना सीखे थे कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। उसके बाद वाला जो वीडियो आया था उसमें हम लोग सॉल्व करना सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और फिर ऐसे करते करते आज हम लोग पहुंच गए हैं नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आंसर होता है। रूट्स का मतलब क्या हो गया? तो रूट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स। वो वैल्यू ऑफ एक्स का नेचर क्या होता है? नेचर इन द केस ये नहीं कि गुस्सा है या शांत है या ऐसा, वो नेचर नहीं। नेचर का मतलब होता है कि वो रियल है या फिर वर्चुअल है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए not equal to 0 and a, b and c are any real number। ये हम लोग देखे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों ए नॉट इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो बी सी 0 हो सकता है बट ए 0 नहीं होगा। ए 0 होगा तो फिर ये लीनियर बन जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 इसी के पास है। इससे हम लोग पहचानने भी सीखे थे क्वाड्रेटिक है अथवा वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे। और फिर हम लोग देखे थे क्या कि जब हम लोग चेक करते थे तो हम लोग चेक करते थे डी निकाल करके। डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। अगर किसी बंधु को ये नहीं याद है कि ए बी सी क्या है तो बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए कहा जाता है, x के कॉफिशिएंट को b कहा जाता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जब हम लोग पहचानते थे तो पहचानते कैसे थे? तो पहचानने के लिए हम लोग करते थे क्या कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो जो रूट्स होगा वो आपका रियल रूट्स होगा। रूट्स आपका रियल रूट्स होगा और तब हम लोग सॉल्व करते थे और x का वैल्यू निकालते थे। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि रियल रूट्स होगा तो ही ऐसा हम लोग कर पाएंगे। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। आज थोड़ा इससे थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि नेचर ऑफ रूट है क्या। नेचर ऑफ रूट में हम लोग बिना सॉल्व किए ये बता पाएंगे कि एक तो सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेगा या क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बता पाएंगे। इसके बाद हम लोग ये बता पाएंगे कि रूट कब डिस्टिंक्ट होगा, कब सेम होगा, कब नहीं होगा, रूट का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, इसको हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद थियरी के बाद हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये बना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल कैसे दिखता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी एंड सी आर रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया? यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद जो कहानी है वो क्या है वो समझिएगा ध्यान से। इसके बाद का जो कहानी है वो है क्या कि रूट निकालने के लिए, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालना होगा। डी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। अब जब आप डी निकाल लेंगे तो नेचर ऑफ रूट के लिए, अब ये जो डी होता है ना, अगर हम लोग रफ में थोड़ा समझें, ये जो डी होगा ये कैसे बिहेव कर सकता है? डी 3 तरह से बिहेव कर सकता है और 3 तरह की इसका पॉसिबिलिटी भी बनता है। पहला केस में हो सकता है कि डी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस में हो सकता है कि डी इज इक्वल टू 0 और तीसरा केस में हो सकता है कि डी इज लेस देन आपका 0। ये आपका 3 पॉसिबिलिटी डी के साथ आपका बनता है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है, जो केस 1 कहलाएगा, जो केस 2 कहलाएगा और जो केस 3 कहलाएगा। ये 3 केस
आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में सारा जानकारी दे देगा। कैसे कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस 1। सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे बताओ? केस 1। केस 1 में अगर इफ आप d निकाले और d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर d निकाले और d का मान अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ये d का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस केस में याद रखिएगा जो रूट्स होगा वो रियल होगा, इसमें एग्जिस्ट करता है। देखो इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक हम लोग यहीं पर सीखते थे और इतना ही बात को सीख करके छोड़ देते थे। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं, रूट पे भी कमेंट करेंगे। इस केस में ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो इन दिस केस रूट्स will be real and distinct। रूट आपका रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब इसका जो दो रूट निकलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद करो दो रूट निकलता था, एक को अल्फा कहते थे, एक को बीटा कहते थे। दोनों डिफरेंट होगा, दोनों ही रियल होगा बट दोनों डिफरेंट रूट होगा, ये बात याद रखना। दोनों ही रियल होगा बट दोनों डिफरेंट होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। कैसे डिफरेंट होगा? तो अल्फा का इस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a, ये अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। और जो बीटा हो जाएगा, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर d बाय 2a। मतलब नेचर ऑफ रूट में क्या देखें कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आपका नेचर हो गया। और रूट का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा का ये फॉर्मूला होगा और बीटा का ये फॉर्मूला होगा। वेरी गुड, ये हो गया केस 1 डिस्कस हो गया। इसके बाद केस 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा केस डिस्कस करेंगे बताओ? हम लोग इसके बाद केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा दे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 चलो ठीक है। केस 2 देखते हैं, फिर इसको समराइज किया जाए। अगर आप केस 2 देखिएगा तो केस 2 में क्या है? d इज इक्वल टू 0। केस 2 ये है, केस 2 ये है कि हो सकता है कि d जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ये सबसे प्यारा केस है कि अगर d 0 के बराबर हो जाएगा तो उस केस में इन दिस केस रूट्स विल बी रियल, इस केस में भी एग्जिस्ट करता है, एंड बोथ द रूट्स विल बी सेम। रूट आपका रियल होगा और दोनों ही रूट यानी कि इस केस में अल्फा जो है वो बीटा के आपका बराबर आ जाएगा, ये बात याद रखना। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको चेक करते हैं। हम लोग याद करो नॉर्मल फॉर्मूला होता था अल्फा का -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a। तो क्योंकि d का मान 0 है, अगर ये 0 हो गया तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो 0 हो गया -b बाय 2a, ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। और बीटा का क्या फॉर्मूला हो गया? सेम केस में -b, यहाँ अगर नहीं दिख रहा है यहाँ लिख देते हैं, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर d बाय 2a। तो -b ये तो 0 हो गया बाय 2a। देखो बीटा भी सेम है और अगर आप देख पाएंगे तो अल्फा भी क्या आपका बताओ सेम है। यही तो बोला गया था, यही तो आपको बोला गया था कि अल्फा और बीटा दोनों का ही मान सेम आएगा। एंड स्टेटमेंट में भी ये बात आप पढ़ सकते हैं कि अगर d का मान 0 है तो एग्जिस्ट करेगा, रियल भी होगा और बोथ द रूट आर सेम। इसमें क्वेश्चंस आता है, याद रखिएगा, सिचुएशनल क्वेश्चन आता है जो हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया केस 2, ठीक है। पहला केस में क्या है कि एग्जिस्ट करेगा, रियल होगा बट रूट डिफरेंट होगा। दूसरे केस में रूट एग्जिस्ट करेगा और रियल होगा और रूट सेम होगा, मतलब अल्फा और बीटा सेम होगा।
तीसरा केस में क्या होता है वो समझोगे। तीसरा केस अगर हम लोग चर्चा करें, केस 3, अगर हम लोग केस 3 चर्चा करें, इस केस में डी है लेस देन 0 है। डी अगर लेस देन 0 है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। कैसे? तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा कि इन दिस केस डी इज लेस देन 0 का मतलब डी का मान निगेटिव आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब डी का मान पॉजिटिव आ रहा है, डी इज इक्वल टू 0 मतलब डी का मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस the root are unequal या imaginary and say that the given equation has no real roots। मतलब इस केस में रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा और गिवन इक्वेशन का कोई भी रियल रूट आपका नहीं निकलेगा। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि अल्फा और बीटा इस बार पॉसिबल आपका नहीं है। कब? जब डी स्मॉलर देन 0 होता है। तो अगर हम इसको समराइज करके एक टेबल बनाएं, ये बात याद रखिएगा, अगर डी लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा और गिवन इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो पॉसिबल आपका नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है, इसीलिए इसका अल्फा और बीटा इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग समराइज करके एक टेबल बनाएं, अगर हम लोग समराइज करके एक टेबल बनाएं तो कैसा टेबल बनेगा? टेबल इस तरह से बनेगा, प्रॉपर। अगर हम लोग समरी दें, यहाँ पे लिखे वैल्यू, यहाँ लिखे नेचर ऑफ रूट्स और यहाँ लिखे रूट्स। तो पहले केस में देखिए d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हो जाएगा नेचर ऑफ रूट क्या था? रियल था एंड अनइक्वल रूट्स आया था, रियल एंड अनइक्वल, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। रूट्स का फॉर्मूला क्या था? अल्फा बराबर था -b प्लस रूट अंडर डी बाय 2a एंड बीटा बराबर था -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब अगर इक्वल टू 0 आ गया, तो इस केस में नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? याद करो, नेचर ऑफ, अगर वैल्यू डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल होगा एंड इक्वल होगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। यानी अल्फा का क्या वैल्यू होता है? रूट्स क्या होता था? -b/2a और बीटा की बात भी हो जाएगा -b/2a। और d अगर लेस देन 0 हो जाए, तो नेचर ऑफ जो रूट होगा वो होगा इमेजिनरी, और इस केस में कोई भी रूट का वैल्यू आपका अवेलेबल नहीं रहता है। ये समरी है कि अगर d 0 से बड़ा है तो रियल होगा, अनइक्वल होगा, यानी अल्फा और बीटा एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन अल्फा और बीटा इक्वल रूट का नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू है। इसका फॉर्मूला यहाँ है, अगर इक्वल रहा तो रियल भी होगा, रूट इक्वल भी होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ है। और अगर
लेस देन 0 है, यानी कि ये निगेटिव वाला केस है, ये पॉजिटिव वाला केस है। अगर निगेटिव रहा तो रूट जो है वो इमेजिनरी है और इसका कोई भी आपका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि अगर ये समरी आपको याद है तो आप इससे बहुत तरह का क्वेश्चन को आप क्या कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, जो अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हम लोग इस पर फटाफट कर लेते हैं। ये समरी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिटा दें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन हम लोग इस पर लगाते हैं, ठीक, हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कुछ भी आपको दिया, पहला क्वेश्चन दे रहा है, शो दैट इक्वेशन x² plus ax minus 4 equal to 0 has real and distinct root for all value, for all real value ऑफ ए। आपको शो करना है, देखो बड़ा सही सवाल है, आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, समझिएगा बात को, शो दैट द इक्वेशन x² plus ax minus 4 equal to 0 has real and distinct root। चलिए ट्राई करिए इसको, चलो चेक करते हैं कि ये कैसे बनेगा, इसको चेक करते हैं ये कैसे आपका बनता है, ठीक। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि शो करो, ऐसा दिखाओ कि इक्वेशन का रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब कैसे भी करके फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए का कुछ भी मान रखिए, ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं हो सकता, रियल होना चाहिए। रियल में ए का आप कुछ भी मान रखिए, निगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए या 0 रखिए, हर सूरत में ये इक्वेशन जो है वो रियल रूट देगा, डिस्टिंक्ट रूट देगा, यानी कैसे भी करके इसका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं सॉरी ए, यही शो करना है, स्टोरी का मॉडल यही है। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले डी चेक करते हैं, इक्वेशन क्या है आपका, x² plus ax minus 4 equal to 0। तो डी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है b² minus 4ac, ठीक है, b² minus 4ac, ये डी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू b², b की जगह पर साक्षात a है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और c की जगह पे कुछ नहीं है तो -4, जब भी कोएफिशिएंट करते हैं तो साइन लेते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू a² माइनस माइनस प्लस 16। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि d का जो मान है वो a² प्लस 16 आ रहा है, d का जो मान है वो a² प्लस 16 आ रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा कि ये कैसे बिहेव करेगा, समझ में आया। देखिएगा आपको बोला था कि कुछ भी कर लीजिए, ना कर लीजिए, ए का हर एक वैल्यू के लिए डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा शो करो। देखो ए का मान रियल में, अगर ये तो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, समझना, अगर ए का मान हम लोग निगेटिव रखते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ए का मान अगर आप निगेटिव रखते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि डी का मान इस केस में 0 आ रहा है। पहला तो संभावना ये बनता है कि भाई निगेटिव रख दो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। निगेटिव के लिए अगर हम लोग कुछ भी इसमें मान रखेंगे, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव
पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होता है मैथ का ये नियम है, यानी कि नेगेटिव के लिए तो ये आपका सेटिस्फाई कर गया। अगर a का मान जीरो रखें तो यहाँ देखो, अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 16, यानी कि फिर से ये ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, यानी 16 का मान जीरो से तो बड़ा ही। और अगर a का मान अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो और बढ़िया बात है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, यानी कि इस केस में भी ये कुछ पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो ये d से फिर से बढ़ा देगा, यानी कि a का ये जो तीनों पॉसिबिलिटी बनता है, नेगेटिव रखे, जीरो रखे और पॉजिटिव रखे, वो हम लोग सब करके देख लिए और d हमेशा ग्रेटर देन जीरो आया, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ होता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a d always greater than zero, अगर d always greater than zero then root are real and distinct। खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर सारा सिचुएशन a पे डिपेंड कर रहा था और a का रियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। रियल वैल्यू तीन तरह से प्रेजेंट हो सकता है, या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव, या तो जीरो। निगेटिव रख के देखिए, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जीरो से बड़ा d का मान। जीरो रख के देखिए, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 16 फिर से जीरो से बड़ा, यानी कि d का मान जीरो से बड़ा, यानी कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट। पॉजिटिव रख के देखिए तो भाई और बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव मस्ट भी जीरो से बड़ा, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी देख के रख के देख लिए, ये हमेशा जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी कि a का तुम कुछ भी मान रख लो ना रख लो, हमेशा d ग्रेटर देन जीरो ही आएगा और d अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक अच्छा सवाल था, फिर इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा है कि फाइंड द value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 3 equal to 0 has two real and equal roots। समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का एक ऐसा मान निकाले। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बड़ा ही ज़्यादा आपका आता है कि k का एक ऐसा मान निकालिए जिसके लिए इस इक्वेशन पे रख दें तो d का मान रियल हो और इक्वल हो। तो d का मान रियल और इक्वल होना मतलब d का मान जीरो के बराबर करना है। इस सिचुएशन में कुछ भी करके आपको d का मान जीरो के बराबर करना है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वेश्चन का डिमांड है कि ये किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, क्योंकि ये k का मान निकालना है ऐसा कि ये रियल और इक्वल रूट दे। रियल और इक्वल रूट देने के लिए d को जीरो के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन का डिमांड है ये। चलिए बी स्क्वायर के जगह पे यहाँ साक्षात k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे 2 और c की जगह पे क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 0। k का स्क्वायर माइनस 4 3 12 गुना 24 बराबर 0। k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यानी कि k इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट से पहले डालते हैं और k का मान तो 24 को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से इसका पेयर बाहर निकल जाएगा 2 रूट अंडर 6 प्लस और माइनस, यानी कि k का ऐसा दो पॉसिबल रूट है। एक बार k पॉजिटिव में अगर आप 2 रूट अंडर 6 रखेंगे
तो ये इक्वल रूट देगा, और एक बार k का मान माइनस में 2√6 रखेंगे तो ये इक्वल रूट देगा। k का यही दो मान है जिसके लिए ये इक्वेशन रियल और इक्वल रूट देगा। आपको क्वेश्चन से पकड़ना है कि क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना चाहिए, जो भी कंडीशन का समरी वाला एक टेबल बनाए थे, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से रहा आपका ये। तो इस तरह से हम लोग का नेचर ऑफ रूट से अच्छा क्वेश्चंस आता है। आपका जो भी डाउट रहे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट में अपना सारा डाउट बता सकते हैं। NCERT, RD शर्मा, आर्य सगवाल या और भी कोई बुक हो तो उसका आप सवाल पूछिए, आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए। अगले लेक्चर में फिर से हम शायद वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएंगे या इसका कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।